हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी ट्यूशन में। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम साइंस ना देख करके क्लास 10th के हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि समास। जैसे आप में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे नंबर देके जाते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें उन टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। जैसे कि समास हो गया, संधि, अलंकार, रस, छंद, ये चाहे 10th की बात करें चाहे 12th की बात करें, हर बोर्ड एग्जाम के लिए या हर एग्जाम के लिए 9th और 11th में भी पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम समास को देखने वाले, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, एग्जाम को प्रिपेयर करना। किसी भी तरह से हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा जितना हो सके हम उतनी मेहनत करें और उतना अच्छा प्रयास करें और उतना अच्छा नंबर लेके आए। तो आज हम समास को देखने जा रहे हैं। समास के लिए देखते हैं पहले क्या है। तो सबसे पहले एक नंबर में कभी कभार ऑप्शन में पूछ देता है कि समास में उपसर्ग कौन सा। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक सम अलग हो जाता है और आस अलग निकलता है, तो यानी कि अस। तो समास में सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम। एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि समास में कैसा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे कि समास में सम उपसर्ग है और धातु कौन सी है, तो अस धातु है। समास में सम उपसर्ग है, अस धातु है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ है कि छोटा करना, संक्षिप्तीकरण, किसी बहुत बड़ी बात को छोटे में रख देना। जैसे जैसे इस समय सबके घर में हीटर, आप सबने देखा होगा, लगभग सबके घर में हीटर होगा। क्यों? क्योंकि हमको गर्मी चाहिए और जितनी गर्मी हमको चाहिए खुद को सेकने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, मान लीजिए वो इतने बड़े वायर, इतना बड़ा तार हमें वो गर्मी देगा। अब आप अपने घर में इतना बड़ा हीटर लेके घूमेंगे नहीं पूरे घर में, तो हम क्या करेंगे, तो उसी इतने बड़े तार को किसी ने बुद्धि लगाई, हमारे आपकी तरह कोई बुद्धिमान रहा होगा, तो उसने तार को ऐसे 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 लपेट दिया, इतने बड़े तार को इतने बड़े में उसने ला दिया। अब हमें उतनी गर्मी भी मिल गई और उतना बड़ा जितना तार चाहिए था वो भी यूज हो गया। तो सेम यही चीज यहाँ पे होता है कि हमें ज्यादा शब्दों को न लिखना पड़े, हमारी बात भी पूरी हो जाए और कम से कम शब्दों का प्रयोग करना पड़े। इसे कहते हैं समास, यानी कि संक्षिप्तीकरण या संक्षेप में करना। ठीक। समास की परिभाषा देखते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे, रुकिए, तब उसे, अधिकतर लोग कहते हैं उसे समास कहते हैं, अधिक शब्दों से छोटा शब्द यही समास, नहीं नहीं, तब उसे सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक पद। और उन पदों के या शब्दों के योग को, समास योग को जो वो नियम होता है उसे, जैसे देखिए यहां मान लीजिए कि एक कोई लड़का है और एक कोई लड़की है, लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, आपने लिखा लड़का और लड़की, ये अभी लड़का और लड़की हैं। कुछ समय बाद आपने कहा ये दंपति हो गए। क्या हो गए? दंपति, यानी कि जोड़ा, जिसको आप कहते हैं शादी का नवल जोड़ा, दंपति हो गए। तो ये लड़का और लड़की से दंपति कैसे बने, यहां से यहां तक एक प्रक्रिया चलती है घंटों की, जिसमें कैमरामैन, आजकल तो बढ़िया एकदम दिखाया जाता है, विवाह कम होता है और दिखावटी ज्यादा। आजकल की पूरी शादी अगर आप ध्यान देंगे तो कैमरा पर्सन पे डिपेंड करती है। वो कहेगा उठो बैठो, मंत्र क्या बोले जा रहे किसी को सुनना ही नहीं, शादी कहाँ हो रही है किसी से मतलब ही नहीं, कोई मिला जुला के लगता है कि शादी लड़के लड़की कम, कैमरामैन ज्यादा करवाते हैं। तो यहां से यहां तक की ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम नाम देते हैं विवाह। क्या देते हैं? विवाह। ये लड़का और लड़की, ये दंपति, यहां से यहां तक बनने का जो ये प्रोसेस विवाह है, इसी को हम विवाह, और यही काम समास का है। समास का क्या काम है? कुछ यही रोल है हमारे यहाँ पे समास का भी। जैसे देखिएगा आप, जैसे देखिए ये हमने लिखा दिन और रात, ज्यादा शब्दों को लिखा दिन और रात। यहां हमने लिख दिया दिन रात, बीच से एक शब्द गायब कर दिया हमने और एक डैश लगा दिया। इसकी अपेक्षा ये छोटा है तो ये कहलाता है, इसी को कहते हैं सामासिक पद। क्या कहते हैं? सामासिक पद। आप लिखेंगे कि इसे कहते हैं सामासिक पद। ठीक, सामासिक पद, इसे पदों का समूह, शब्दों का समूह या समस्त पद, आप चाहे तो लिख दें शब्दों या पदों का समूह, शब्दों का समूह, शब्दों के समूह। अब देखिए शब्दों के समूह से कहां जाना है? सामासिक पद। शब्दों के समूह को
सामासिक पद में बदलने के जो नियम लागू करते हैं, जो भी प्रक्रिया चलती है, उसी को क्या कहते हैं हम? समास। समास ये न कहलाकर ये नियम क्या कहलाता है? समास। तो हमने क्या लिखा समास की परिभाषा में? दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है, शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो इसे सामासिक पद कहते हैं। ठीक, फिर हमने कहा और उन पदों या शब्दों के योग को ये जो नियम यहां से यहां तक हम ले जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका समास वाला ये क्लियर हुआ है। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, समास में नोट पॉइंट डाल के लिखिएगा, समास में शब्दों या पदों की बात की जाती है। किसकी? शब्दों या पदों की। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, एक पद, दो पद, तीन पद। वर्णों की बात नहीं होती है। संधि की बात करें तो संधि में वर्ण। और एक चीज और सुनिएगा, इन सामासिक पदों को जिस नियम द्वारा शब्दों के समूह में तोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह। समास यानी छोटा करना, विग्रह यानी बड़ा करना। आप नोट डाल के लिखेंगे, यदि आप लिखिएगा तो आप नोट डाल के लिखेंगे कि समास का विग्रह होता है। समास में क्या होता है? विग्रह। समास में विग्रह होता है, और संधि, नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के, संधि में विच्छेद होता है। संधि में क्या होता है? विच्छेद। हम कहते भी हैं कि इसकी संधि विच्छेद ये होगा, और समास को तोड़ना क्या कहलाता है? विग्रह। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, संधि को तोड़ना संधि विच्छेद। समास पदों और शब्दों के बीच होता है, संधि वर्णों के बीच होती है। एक दो वर्ण जुड़ते हैं तो वहां पे क्या होती है? संधि होती है। ठीक, तो हमने ये देखा शब्दों का समूह, ये सामासिक पद, ये रहा समास, और पुनः यहां से यहां आने की जो प्रक्रिया कहेंगे उसे हम क्या कहते हैं? समास विग्रह, तोड़ना, समास विग्रह। यहां तक हो गया आपका? तो ये हमने छोटी चीज समझे कि समास किसे कहते हैं, उसकी धातु, उसमें उपसर्ग, अर्थ क्या है, और समास की परिभाषा। अब हम देखते हैं समास के प्रकार, यानी कि समास के भेद। कुल कितने भेद है, मुख्य कितने भेद हैं, इसको समझते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं समास के भेद। देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा दिन रात, तो आप लिखेंगे कि आपको पता होगा कि प्रायः समास में दो पद होते हैं, और भी हो सकते हैं, पर प्रायः क्या होते हैं? समास में दो पद। इसको हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, ये जो पहला वाला होता है ना, इसे कहते हैं पूर्व पद। प्रथम पद, पूर्व पद या पहला पद। जब भी मैं आगे कहूंगी पूर्व पद, तो आप समझेंगे पहले वाले की मैं बात कर रही हूँ। और ये जो दूसरा वाला होता है, इसे कहते हैं दूसरा पद, या कहते हैं उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो पहले वाले को पूर्व पद, दूसरे वाले को उत्तर पद। आगे जितनी भी बातें हमारी होंगी वो सिर्फ यही लिखे जाएंगे कि पूर्व पद या पहला पद, उत्तर पद या दूसरा पद। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, या इसको प्रधान पद भी कहते हैं और इसको गौड़ पद भी कहते हैं। तो उतना आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा प्रेशर क्यों लेना है? पूर्व पद एंड उत्तर पद। तो अब हम देखते हैं समास के भेद। क्या देखने जा रहे हैं हम? समास के भेद। देखिएगा, अगर आपसे कोई कहे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप लिखिएगा कि समास के भेद की जब बात करें, समास के भेद, तो आप कहेंगे मुख्य चार। मुख्य कितने? चार, और कुल 6। आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं? हाँ, हम सही बता रहे हैं। देखिए, मुख्य भेद होते हैं 4 और कुल भेद होते हैं 6। बताते हैं कैसे। देखिए कौन कौन से हैं मुख्य भेद, पहले उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा, समास के मुख्य 4 भेद हैं। कौन कौन से? तो पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुव्रीहि। अब ये एक घर में 4 बेटे हैं, तो चारों की अलग अलग क्वालिटी होगी। क्या क्या क्वालिटी है, पहले इसको आप प्लीज, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपकी हेल्प करें तो आप हमारी हेल्प करें प्लीज। सेशन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो अव्ययी भाव समास क्या कहता है? अव्ययी भाव समास की एक क्वालिटी है, इसका पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद यानी, इसलिए मैंने पहले बताया था, पूर्व पद यानी पहला वाला, पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में हम लिखते हैं पूर्व पद प्रधान, पहले पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद प्रधान। ठीक,
अभी चारों अपना अपना हिस्सा बांट रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमको हमारे पास कुछ कुछ गुण है, काम करें, चारों लोग बांटते हैं जो जो चाहिए हमें। तत्पुरुष का क्या क्वालिटी? तत्पुरुष कहता है हमारा उत्तर पद या इसी को आप लिखिएगा दूसरा पद प्रधान। पूर्व पद यानी कि आप लिख सकते हैं पहला पद प्रधान, और उत्तर पद यानी कि आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं दूसरा पद प्रधान। ठीक, अब देखिए यहाँ पे द्वंद्व में आइएगा, दो बार आया है तो सिंपल आप लिख सकते हैं दोनों पद प्रधान। क्या लिखेंगे? दोनों पद प्रधान, दोनों की प्रधानता है, दोनों पद प्रधान। ठीक, अब आप आते हैं बहुव्रीहि में। बहुव्रीहि में आप लिखेंगे तीसरा पद प्रधान। अब कहेंगे ई कहाँ नया पद आ गया, समझाते हैं। तीसरा पद प्रधान, या आप इसी को लिख सकते हैं अन्य पद प्रधान। कौन प्रधान? अन्य पद प्रधान। ठीक, देखिएगा अव्ययी भाव समास की क्वालिटी थी जब ये चारों अपना अपना घर बांटने लगे हिस्सा हिस्सा, तो इसने कहा कि हमारे पास क्वालिटी है कि हमारा पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। हमको कोई बाहर से भी देखेगा तो पहचान देगा, हम अपना घर अलग खुद से चलाएंगे। ठीक है भाई, बांट लिया। ये थे तत्पुरुष। इसने कहा हमारे अंदर भी क्वालिटी है, हमारा दूसरा पद प्रधान होता है, हम भी अपना घर चला लेंगे, भले सरकारी नहीं, प्राइवेट नौकरी, लेकिन नौकरी है हमारे पास, दूसरे पद प्रधान है, हमें भी हमारा हिस्सा दे दीजिए। ठीक, तीसरा आया द्वंद्व समास। ये कहा अरे हमारा तो दोनों पद प्रधान है, चाहे हम और वो दोनों मिलके अपना कमा लेंगे, काम धाम चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, तो ये भी दोनों पद प्रधान, ये भी अपना ले लिए। चौथा आया बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि में तीसरा अन्य पद प्रधान कहने का मतलब ये होता है कि इन दोनों की आपस में कोई प्रधानता नहीं होती है, मतलब इन दोनों से जो तीसरा अर्थ निकलता है उसकी प्रधानता कहते हैं, इसीलिए कहते हैं तीसरा पद प्रधान या अन्य पद प्रधान। ठीक, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान, एक चीज और है, आप लिखेंगे प्रथम पद अव्यय। क्या होता है? प्रथम पद अव्यय। अव्यय का मतलब क्या है? जैसे आ हो गया, भर हो गया, जैसे आज जन्म, भर पेट, भर सक, बेबाक, बेशक, ऐसे शब्द जुड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है? हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का आप लिखेंगे, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है, इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है, इसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब देखिएगा पुराने समय में किसी भी घर में अगर 3-4 भाई होते थे तो ये नियम होता था कि उसमें से कोई एक भाई विवाह नहीं करता था, बाकी सबकी होती थी। अब ये सब ठहरे बाल ब्रह्मचारी। अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, लेकिन इसमें तत्पुरुष थोड़ा सा खेला कर गया। तत्पुरुष कहता है कि हम बाल ब्रह्मचारी नहीं है, हम तत्पुरुष के 2 पुत्र हैं। कितने हैं? 2, यानी कि तत्पुरुष के 2 भेद हैं। ये वही दोनों भेद हैं जिन्हें आप कहते हैं कि कुल समास कितने होते हैं? 6। कहां से 6 आए? वो 6 यहां से आए कि तत्पुरुष महोदय थोड़ा सा कांड कर गए थे, तो तत्पुरुष के 2 मिलते हैं। एक मिलता है हमें द्विगु समास, एक कर्मधारय और एक द्विगु। कर्मधारय और एक है द्विगु समास। ठीक, एक कर्मधारय है और दूसरा है द्विगु समास। अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्वियस है हमारे आपके घर में, सबके घर में ये बात कही जाती है कि जैसे माई वैसे धिया, जैसे काकर वैसे दिया। सेम चीज यहाँ है, जो गुण पिता में है वही गुण उसके पुत्र में आएगा। लोग कहते हैं कि खून अपना असर दिखाएगा, तो अगर इनका उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान है तो कर्मधारय का भी और द्विगु का भी, दोनों का क्या होगा? उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान। आप लिखेंगे उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। इनका भी पिता वाली ही क्वालिटी इनके अंदर भी है और इनका भी उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। ठीक, अब देखिए घर का बंटवारा बढ़िया हो रहा है। कैसे घर का बंटवारा? देखिए अव्ययी भाव समास की जब बात आई तो अव्ययी भाव समास कुछ ऐसा घर है जिसके घर में आप अपने, हमारे घर में देखिए कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पिता की चलती है, उसके घर में जो पहला व्यक्ति होगा जो कहेगा वही मानेगा, पूरा घर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तत्पुरुष समास कुछ ऐसा है कि इस घर में टोटल मम्मी की चलती है, यानी कि पापा भी किसकी बात सुनते हैं? मम्मी की सुनते हैं, तो यहाँ उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान है। तीसरा हमारा द्वंद्व समास है, बढ़िया परिवार है, दोनों सामंजस्य मिला के चलते हैं, दोनों की बात सर्वोपरि रखी जाती है, दोनों आपस में मिलजुल कर चलते हैं, तो यहाँ दोनों पद प्रधान, प्रथम पद भी और उत्तर पद भी। ठीक, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी।
बहुव्रीहि समास की बात आती है। बहुव्रीहि समास हमारे समाज का वो परिवार है जैसा अधिकतर घरों में देखा जाता है। आपने अधिकतर फैमिली में देखा होगा कि अगर माता पिता थोड़े कम, उतने नहीं पढ़े लिखे उस समय के हैं या फिर उतनी दुनियादारी नहीं समझ रहे हैं, तो बच्चे उन्हें पहाड़ा पढ़ाते हैं। पहाड़ा कैसे पढ़ाते हैं? उन्हें कॉपी चाहिए 50 रुपए की, मांगते हैं 100 रुपया। मास्टर फीस लेते हैं ट्यूशन की 200 रुपया, घर बताते हैं 300 रुपया। अब वो जो 100 रुपया बचेगा उसकी लड़की अपना क्रीम पाउडर जो भी लेना होगा लेंगी, तो ये 50 रुपया अपना अलग से। तो इसमें किसकी प्रधानता होती है? उनके बच्चों की, न माता की चलती है ना पिता की। तीसरा, जो उनका तीसरा निकला हुआ है बच्चा, उसकी प्रधानता होती है घर में। अच्छा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लड़कियां अगर खरीदती है तो लड़के भी चोरी करते हैं। लड़कों के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी होती है भाई, फोन रिचार्ज करवाना होता है यहाँ वहां, और एक नहीं दो रिचार्ज करवाना होता है। अपना तो करवाना ही होता है, साथ में एक और डबल रिचार्ज मरवाना होता है। तो उन्हें भी क्या करना पड़ता है? चोरी करनी पड़ती है। अब यही से ना निकालेंगे 150 रुपया, 200 रुपया फीस बताएंगे और रहेगी फीस 100 रुपए। तो 100 रुपए बचाएंगे तभी तो फोन का रिचार्ज कराएंगे। तो ये ऐसा परिवार है जहां तीसरा पद अन्य पद या कोई और की प्रधानता होती है। ठीक। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय और द्विगु समास दोनों तत्पुरुष के पुत्र हैं, यानी दोनों का उद्भव तत्पुरुष से हुआ है, तो इनमें भी उत्तर पद प्रधान और इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। ये रहा पूरा स्ट्रक्चर हमारा समास का। क्या हमने सीखा? हमने कहा समास में सम उपसर्ग है, अस धातु है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक संक्षिप्त करना ही, जब संक्षिप्त करते हैं तो उसे सामासिक पद कहते हैं, और संक्षिप्तीकरण की इस पूरी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। हमने कहा समास के कुल भेद 6 होते हैं और मुख्य भेद 4 होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 द्वंद्व, नंबर 4 बहुव्रीहि, आगे आते हैं नंबर 5 कर्मधारय और नंबर 6 द्विगु समास। जब बात अव्ययी भाव समास की आती है तो अव्ययी भाव समास ने कहा कि मेरा पूर्व पद, पहला पद प्रधान है, पद यानी दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि का तीसरा यानी कि अन्य पद प्रधान होता है। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान के साथ एक और गुण होता है, वो है विशेष्य और विशेषण। क्या है? विशेष्य और विशेषण। विशेष और विशेषण क्या होता है? ध्यान दीजिए, किसी की विशेषता बताना और कोई बताएगा। जैसे हम कहते हैं ना उपमेय और उपमान, जैसे चांद सा मुख, चांद की तरह मुख, किसका मुख? मुख की तुलना किससे की जा रही है? चांद से की जा रही है। तो यहाँ तुलना होता है कर्मधारय में। और द्विगु में क्या है? तो द्विगु में है प्रथम पद संख्या वाची, प्रथम पद संख्या वाची। अब देखिए, जब ये सारे लोग बंटवारा कर रहे थे, चारों भाई अपना अपना हिस्सा ले लिए। अब ये दोनों कहे कि काम करिए बाबूजी, हमको भी बांट दीजिए। तो आपको पता है पिता अपने पुत्रों को तब तक नहीं बांटता है जब तक उसे ये न पता हो कि वो जीवन आसानी से बिता लेंगे। तो ये कहता है कि ये लोग तो कुछ कुछ था ले लिए, तुम किस बेसिस पे मांग रहे हो कि अलगा कर दीजिए, हमको बांट दीजिए। तो ये आया कर्मधारय, बड़ा भाई। कहा सुनिए, हमारा तो क्वालिटी है ये है, बाकी जिससे हमारा विवाह हुआ है उनकी भी क्वालिटी है। हम दोनों के अमेरिका में क्या लग गई है? नौकरी। तो हम दोनों 2-2 लाख कमाएंगे, 4 लाख रुपया पाएंगे, आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। काम करें, आप हमको बांट दीजिए। तत्पुरुष को लगा भाई ठीक है, नहीं मानेंगे तो बांट देते, तो तत्पुरुष ने अलग इनको दे दिया। फिर जब बात आई द्विगु की, अभी छोटे थे घर के, तत्पुरुष को तरस आ रही थी, कैसी दीदी? कहा सुनिए, इनकी तो अमेरिका में नौकरी लगी, सबको घूम घूम बताएंगे कि अरे 4 लाख पाते हैं, 2 लाख हम पाते हैं, 2 लाख वो पाती हैं, लेकिन हमारे तो लाल बत्ती है। मैं जानती हूँ कि लाल बत्ती आजकल अलाउ नहीं है, पर फिर भी ये कहा हमारी तो लाल बत्ती, जिस सड़क से जाएंगे ना दुनिया पहचान जाएगी कि अरे आ रहे हैं, आइए साहब, पीसी साहब, ऐसी हमारा अलग ही है। हम पहला पद हमारा संख्या, जहां 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी कुछ गिनती आएगी, लोग खर्च करेंगे, अरे द्विगु आ रहे हैं, द्विगु बाबू साहब आ रहे हैं, देखिए उनको। तो हमारे पास तो अलग है, हमको एक काम करें पहले अलग कर दीजिए। तत्पुरुष को लगा कि बात सही है, तो तत्पुरुष ने इसको भी क्या किया? बांट दिया। अब आपको ये सारी चीजें, जैसे देखिएगा द्वंद्व में क्या है, तत्पुरुष में एक चीज और है कि इनमें कारक चिन्ह होंगे, का, के, की, में, पै, पर, ऐसे चिन्हों का इनमें प्रयोग होगा। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर आपके समास का। अब हम एक एक की परिभाषा देखेंगे और लिख लेंगे, इस तरह से हमारा पूरा समास क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए और प्लीज सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।